नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि ग्रेडी आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक है डीप ओशन मिशन और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस हर एग्जाम के लिए। फिलहाल इस टॉपिक का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए। यह टॉपिक आपके इन्वायरमेंट विषय से संबंधित होगा और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। ऐसा क्या है जो हाल ही के दिनों में करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा है डीप ओशन मिशन से लेकर। तो बात करते हैं भारत के संदर्भ में डीप ओशन मिशन क्या है और इससे जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है वो क्या है। वीडियो पे जाने के पहले मैं आपसे बता दूं कि ये जो पीडीएफ है जो आप मुझे सुन रहे हैं, ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ अवेलेबल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ये वीडियोस और ये पीडीएफ दोनों के दोनों, ये फेसबुक पेज है और ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप सीधा ले सकते हैं। डीप ओशन मिशन है क्या, इसके बारे में क्या नया करंट अफेयर्स आया है, उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। एक आर्टिकल था जो कि न्यूज़पेपर में था, जिसकी एक कटिंग है जो मैंने यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश की है। यह आर्टिकल डीप ओशन मिशन से जुड़ा हुआ है और अगर बात करें तो हाल ही में जो इकोनॉमिक अफेयर्स कैबिनेट कमेटी है, सो इसने एक अप्रूवल दिया है, ओके, जो एक प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से था। सो कहने का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने डीप ओशन मिशन को लेकर एक प्रपोजल दिया था भारत में, जिसका अप्रूवल जो है अभी कैबिनेट कमेटी द्वारा, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसने इसकी स्वीकृति दे दी है। और जहां पर एक डीप ओशन मिशन को लेकर एक ब्लूप्रिंट बनाने की बात हुई है। ओके, फिलहाल इस बारे में पीछे 2018 के आसपास भी इस बारे में चर्चा हुई थी। फिलहाल अब जाकर यहाँ पर कुछ नया एक अप्रूवल है जो आता है। सो क्या है ये अप्रूवल डीप ओशन मिशन को लेकर जो करंट अफेयर्स में रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये भी प्रपोजल था जो डीप ओशन मिशन को लेकर, ये प्रपोजल जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा लाया गया था। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा लाया गया जो अप्रूवल है, उसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसकी अप्रूवल यानी स्वीकृति दी है। और ये जो स्वीकृति है, एक्चुअल में यहाँ जो जो कोर बिंदु है जिस पर डिस्कशन है वो है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। अगेन आई रिपीट, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वो कोर पॉइंट है जिस पर लेकर डिस्कशन होना है। और आपको बताऊं तो ओशन बहुत बड़ा एक रिजर्व है, एक भंडार है रिसोर्सेज का, जहाँ पर संसाधन उपस्थित हैं जो मानव के कल्याण के, मानव के उपयोग के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे। सो क्या है वो चीज़ें, कैसे हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल आया है जो डीप ओशन मिशंस को लेकर, यहाँ ये बोला गया है कि ओशंस के अंदर जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उसको निकालने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए हम अंडर वाटर व्हीकल्स भेजेंगे, इवन अंडर वाटर रोबोट्स भेजेंगे, जिसकी मदद से हम इनकी माइनिंग कर पाएंगे, इन्हें हम बाहर से निकाल पाएंगे। और यह डेटा आया है कि भारत में लगभग एटलीस्ट एक एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है जनरली इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए ओशन के बेड पे, तली पर, जो तकरीबन 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इंटरनेशनल वाटर के अंदर आता है, उसके अंदर का डीप ओशन मिशन के अंतर्गत आपको एक्सप्लोरेशन का कार्य दिया जा रहा है। और जहां ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में अगर आप पूरा देखेंगे तो लगभग 380 मिलियन टन यहाँ पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के पाए जाने की संभावना है। पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या बहुत जगह पे गैजेट्स वगैरह में उपयोग में लाते हैं। इवन बहुत सारी चीज़ों के लिए उपयोगी होते हैं, जिनमें आप मैग्नीज देख सकते हैं, निकल देख सकते हैं, कॉपर देख सकते हैं, कोबाल्ट देख सकते हैं। ये जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीज की मात्रा लगभग 92.6 ओके मिलियन टन है, निकल 4.7 मिलियन टन, कॉपर 4.3 मिलियन टन, कोबाल्ट 1 मिलियन टन। तो एक बहुत बड़ा एक रिजर्व्स है जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का समुद्र की तली पर मौजूद है। आइए बात करते हैं यहाँ पर किस हिसाब से क्या करने वाले। लेकिन एक चीज़ का जरूर हम ध्यान देंगे, यहाँ किसी भी तरह का कोई इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेज या यहाँ की जैव विविधता को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब ये पूरी कहानी है क्या, ठीक है, ये पूरी कहानी है क्या, जरा यहाँ देखिएगा। एक्चुअल में जो मिशन है, जो डीप ओशन मिशन जो लाएगा, पूरा जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि 4077 करोड़ आगे 5 वर्षों में, है ना, 5 वर्षों में के दौरान इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो खर्च होगा, और जो डिफरेंट फेज में चलेगा, कई चरणों में चलेगा, और काफ़ी हद तक हम इस पर सफलता हासिल कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो एक नोडल मिनिस्ट्री है, जो अगर बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो संस्थाएं हैं भारत में मिलजुल कर ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लिए प्रयास कर रही हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर डीप ओशन मिशन के लिए। और ये पूरा का पूरा जो मिशन है एक ब्लू इकोनॉमी बोला जा सकता है, क्योंकि ओशंस पे बेस्ड जो इकोनॉमी होती है उसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं।
यानी कहने का मतलब है कि जो नीली अर्थव्यवस्था है यानी ब्लू इकोनॉमी कहते हैं उसके उसके लिए काफ़ी हद तक ये कारगर सिद्ध होगी। और भारत सरकार भी यहाँ पर काफ़ी हद तक अगर बोले तो काफ़ी पॉजिटिव है कि ओशंस के अंदर जो डाइवर्सिटी हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की बात हो रही है, कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी का एक मतलब यह कह लीजिए आय का एक साधन होगा। ब्लू इकोनॉमी में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ओशन के रिसोर्सेज होते हैं वहाँ का उनको उनको हम ले आते हैं, उनसे अपने राष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं उससे जीविकोपार्जन में मदद मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, और साथ ही साथ ओशन की जो पारिस्थितिकी होती है उसको भी हम कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम डीप ओशन मिशन पर जाएं तो अगर हम बात करें तो ऐसी कौन से कंट्रीज हैं जिनके पास इस तरह के एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी और चीज़ें विकसित हैं भारत के पहले। तो यहाँ पर 5 कंट्रीज के नाम आते हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज हैं ओके इस तरह के एक्सप्लोरेशन करने के लिए। उनमें आप 5 कंट्रीज में अमेरिका का नाम देख सकते हैं, रशिया देख सकते हैं, फ्रांस देख सकते हैं, जापान देख सकते हैं, चाइना देख सकते हैं, और इंडिया इसके साथ ही अब छठा कंट्री हो रहा है जो ओशन के अंदर जाकर रिसोर्सेज की बात कर रहा है, रिसोर्सेज लाने की बात कर रहा है। अभी एक बार बात कर लेते हैं पोटेंशियल क्या है। तो इंडिया में आपको मैंने अभी बोला कि लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ओके जिसको हम एक्चुअल में सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो कि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन के अंतर्गत आता है। वो जगह जो है स्पेशली यूएन इंटरनेशनल सीबर्ट अथॉरिटी द्वारा दिया गया है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए। ओके तो यूएन इंटरनेशनल सीबर्ट अथॉरिटी क्या है इस बारे में मैं अभी बात करता हूँ। इसी ने परमिशन दिया है कि जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन के अंदर उस एरिया में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। ओके अब ये CIOB यानी सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन जो है रिजर्व है, यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स है जो मैंने आपको पीछे बताया है, आयरन, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेटल्स है। ओके और एक बात आपको और बता दूं कि पूरे के पूरे एरियाज में हम इस बारे में अगर बात करें, अगर इस एरिया में हम 10% ऑफ रिकवरी इस तरह के रिजर्व्स में कर पाए बड़े लेवल पर, तो ऐसा कहते हैं आने वाले 100 वर्षों तक भारत में ऊर्जा की जरूरत की पूर्ति हो सकती है। फिर से बोला 10% यहाँ पर अगर हम रिकवरी कर पाते हैं इन सब एरियाज में इस रिजर्व से, तो ये आगे आने वाले समय में 100 वर्षों तक भारत में ऊर्जा की जरूरत की पूर्ति कर सकता है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एरिया जिसे CIOB कहते हैं। CIOB का मतलब सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। इसी एरिया में इस एरिया को दिया गया है भारत में एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्चुअल में इंटरनेशनल सीबर्ट अथॉरिटी क्या है जिसने भारत में लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एलोकेट किया है। यहाँ पर भारत जाकर इस तरह के नोड्यूल्स, इस तरह के मेटल्स का एलोकेशन कर सकता है। ओके मतलब उसका एक्सप्लोरेशन कर सकता है। इंटरनेशनल सीबर्ट अथॉरिटी अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऑटोनॉमस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1994 में लाया गया था। ओके और ये जो 1994 में लाया गया इंटरनेशनल सीबर्ट अथॉरिटी, ये आपको बताऊं ऑटोनॉमस संस्था है, पूरी तरह से स्वायत्त है। 1982 में जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है उसके अंतर्गत ही हम लोगों ने इंटरनेशनल सीबर्ट अथॉरिटी को लाया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया, भारत के स्तर पर नहीं। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो किंगस्टन में है, जमाइका में, और यहीं से इसका पूरा का पूरा रेगुलेशन और कंट्रोल होता है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि जो समुद्र है, जो ओशन के अंदर है, जो दुनिया का ओशन है, ओके जो दुनिया का ओशन है उसको रेगुलेट किया जाए, उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, और उसके अंदर के जो मिनरल्स वगैरह हैं उनको पूरी तरह से उसका दोहन ना होने दिया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बार बताऊं कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो भी हैं उन्हीं के लिए ये काम करता है। ओके इनको लिविंग रिसोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है, यानी वहां पर अगर कोई जैव विविधता है, कोई स्पेसिफिक तरह की बायोडाइवर्सिटी या कोई फिशेस है या कोई एनिमल्स है, उसके लिए काम नहीं करता है। ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए। लगभग 168 मेंबर हैं जो अभी इंटरनेशनल सीबर्ट अथॉरिटी को फॉलो करते हैं। ओके लगभग 168 मेंबर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल सीबर्ट अथॉरिटी को फॉलो करते हैं। और एक बात और बता दूं, अभी इसमें यूएन के सारे मेंबर यूएन है ना। एक बात और बता दूं कि यूएस जो है, अमेरिका की बात बताऊं तो अमेरिका अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। अमेरिका इसको अभी तक अपने कंट्री में पारित नहीं करा पाया है। तो एक सोचने की बात है, 168 मेंबर होने, इंडिया है, इंडिया इसका मेंबर है, लेकिन यूएस अभी तक इसको रेटिफाई नहीं करा पाया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको जानना होगा। अब बात ये होती है, अगर हम इस पर जाएं, ठीक है, अगर हम इस पर और आगे बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल सीबर्ट अथॉरिटी के अतिरिक्त, ठीक है, अगर हम और चर्चा करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और जाननी होंगी जिसको मैं यहाँ पर आपको पीपीटी के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझिएगा। एक्चुअल में मेजर कंपोनेंट्स क्या है इस मिशन के, उस पर बात करेंगे।
ओके, मेजर कंपोनेंट क्या है इस मिशन में? तो इसमें पहला तो एक है कि हम यहाँ पर डिफरेंट तरह की तकनीकी को विकसित करने की कोशिश करेंगे, जिसके द्वारा हम डीप सी माइनिंग कर सकें और मैन्ड सबमर्सिबल तकनीकी को भी विकसित कर सकें। अब मैन सबमर्सिबल तकनीकी वह तकनीकी होती है जहां पर 3 लोगों को एक साथ लगभग 6000 मीटर की डेप्थ तक हम ओशन में ले जाते हैं। ओके, जहां हम उनको किसी कपड़े या सूट्स की मदद से, साइंटिफिक सेंसर्स और टूल की मदद से उनको नीचे ले जाकर, ठीक है, उनसे हम किसी कार्य को संपादित कराते हैं, किसी कार्य को कराते हैं। ये एक तरह का मैन सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी होती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम का मतलब होता है वहां पर जितने भी तरीके हम उपयोग में ला सकते हैं सबको एक सस्टेनेबल तरीके से वहां पर यूज में लाना है। क्यों लाना है? स्पेशली वहां पर जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं उनके उनकी माइनिंग के लिए हमें उन तकनीकों को विकसित करना है। ओके, और एक बात और बता दूं, ये एक्सप्लोरेशंस, ये जो खोज है, जो हम काम करने की बात कर रहे हैं, ये भविष्य में आपको बताऊं तो बड़े लेवल पर, ठीक है, किसी कंट्री की इकोनॉमी तो ग्रो कराएगा ही कराएगा। इवन इवन यहाँ पर कुछ चीजें और हो सकती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम नेचर के साथ खिलवाड़ भी करें, यानी उनको हम डिस्टर्ब करें। कुछ चीजें और हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज की बात होती है। ओके, जो भी ओशन क्लाइमेट है उसको हम बचा कर रखें, उससे हम किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंसेस ना करें फ्यूचर को देखते हुए। डिफरेंट तरह के जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी खोज करें, उनका विकास करें, उनको डेवलप करें, उनको अपनाने की कोशिश करें। और साथ साथ जो डीप सी डाइवर्सिटी है, जो ओशन के अंदर जो जैव विविधता है, उसका संरक्षण भी किया जाए। ओके, और साथ ही साथ ओशंस के अंदर के सर्वे किए जाएं, डिफरेंट तरह के एक्सप्लोरेशन किए जाएं, जैसे ये देखने की कोशिश की जाए कि वहाँ पर डिफरेंट तरह के मिनरल एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, उनसे उनसे हम एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इवन साथ ही साथ एक चीज़ और है जो मैं आपको बताऊं कि ओशन से फ्रेश वाटर की प्राप्ति के लिए भी काफ़ी हद तक कार्य करने की बात हो रही है। ओके, जहां पे हम लोग अभी रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करेंगे कि अगर ओशन में वाटर है, यानी उसमें सैलिनिटी है, तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से हम क्लीन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वाटर की अगर कमी है तो हम इन तकनीकों के माध्यम से उसे पूरा कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पूरा का पूरा ह्यूमन कैपेसिटी को डेवलप करने की कोशिश है कि जिससे ओशंस के अंदर के सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से उपयोग में लाया जा सके। ओके, अब बात होती है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर इसके सिग्निफिकेंस में हम बात करें तो मैं आपको पहले बताता हूं कि अगर ओशंस की बात करें तो अच्छा खासा ओशन के अंदर बहुत सारे फूड रिसोर्सेज हैं। ओके, एनर्जी के सोर्सेज हैं, डिफरेंट तरह के मिनरल्स हैं, डिफरेंट ऐसे प्लांट्स होंगे जो आपको सी वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज होती है। ओके, और कहीं ना कहीं आपको बताऊं तो ओशन किसी ना किसी तरीके से हमारे वेदर और क्लाइमेट को भी प्रभाव डालता है, और अगर वेदर और क्लाइमेट को प्रभाव डालता है तो कहीं ना कहीं जीवन को भी प्रभाव डालता है समुद्र। समुद्र में चलने वाली जो धाराएं हैं या जो भी इसका इफेक्ट होता है उसके अगल बगल के एरियाज में पड़ता है, कोस्टल एरियाज में पड़ता है। और आपको लिटरली बताऊं तो लगभग 95% ऑफ एरिया ओशन में अभी भी है जिनमें कोई भी एक्सप्लोरेशन काम नहीं हुआ है, अभी भी है, और जिनमें प्रचुर रिसोर्सेज की क्षमता है। और इंडिया के बारे में अगर बात करें तो आप जानते हैं भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और आपको बताऊं तो लगभग भारत का 30% ऑफ पार्ट जो होता है कंट्री का पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं कोस्टल एरियाज से घिरा हुआ है। और आपको बताऊं तो ये ओशन जो एरियाज हैं अच्छा खासा इकोनॉमिकल फैक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं वहां के लोगों के लिए, वहां की फिशरीज के लिए, वहां के एक्वाकल्चर के लिए, वहां पर पर्यटन के लिए, वहां के जीविकोपार्जन के लिए, इन सब चीजों के लिए देखा जाए तो ओशन एक अच्छा खासा सोर्स है। तो भारत के रिस्पेक्ट में तो ओशन की अच्छी खासी आप उपयोगिता देख सकते हैं। अब बात होती है ब्लू इकोनॉमी है क्या। तो ब्लू इकोनॉमी की बात आती है, आपको मैं बताऊं, 2010 में। 2010 में गुंटर पॉली द्वारा एक पुस्तक है जिसका विमोचन होता है, जो लिखी जाती है और जो बहुत ही पॉपुलर होता है, जिसका नाम है द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 innovations and 100 million jobs। ये उस बुक का नाम है। ओके, जहां से चलकर ब्लू इकोनॉमी का टर्म आता है और पूरी दुनिया में ब्लू इकोनॉमी पॉपुलर होती है, और कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है कि ओशन भी किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम रोल प्ले कर सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि ओशन का हम एक सस्टेनेबल यूज करें, ऐसा ना करें कि हम इस हिसाब से, आज के हिसाब से उसका उपयोग कर लें और भविष्य को हम क्या करें, अंधकार में डाल दें। ओके, और इसका उपयोग हम क्यों करें? इसका उपयोग हम बहुत सारे कार्यों के कर सकते हैं, किसी राष्ट्र के आपके आर्थिक विकास के लिए, आपकी जीविकोपार्जन को सुधारने के लिए, आपके यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, और साथ ही साथ जो ओशन की इकोसिस्टम है उसकी भी हेल्थ, उसकी कंडीशन को सुधारने के लिए। ओके, ये सारी की सारी चीजें, इवन मैं आपको बताऊं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है ना, एसडीजी गोल 14 है, उसके अंतर्गत भी,
है ना, ओशन के मराइन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर जोड़ा गया है, यानी ओशन और सी के अंतर्गत जो भी डाइवर्सिटीज हैं उनको बचाएं, उनको कंजर्व करें, और उनके रिसोर्सेज को अगर हम यूज करते हैं तो हम सस्टेनेबल तरीके से यूज करें। सस्टेनेबल तरीका का मतलब होता है, मैं फिर बोल देता हूं कि आज हम उनसे उपयोग तो ले रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि भविष्य के लिए चीजें खत्म हो जाए, जिससे आगे वाली जनरेशन के लिए चीजें उपलब्ध ना हो। इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना होगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अदर ब्लू इकोनॉमीज क्या है, भारत के संदर्भ में अगर बात करूं तो यहां पर आपको दिखेगा इंडिया और नॉर्वे का एक टास्क फोर्स है जो ब्लू इकोनॉमी को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रयास के लिए बना हुआ है। ये एक बायलैटरल कोलैबोरेशन है जनरली, जहां पर हम ओशन के रिसोर्सेज को बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप सागरमाला प्रोजेक्ट की बात कीजिए, काफी पॉपुलर में रहा है पिछले 2 सालों में। यहां पर पोर्ट डेवलपमेंट की बात होती है, और पोर्ट डेवलपमेंट जो कोस्टल एरियाज में होता है वहां अच्छी तरह से आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को लाने की कोशिश की जाती है। ओके, ओ स्मार्ट की बात होती है। ओ स्मार्ट जो है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, जनरली ओशन और मैराइन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करने के लिए यह भी भारत में लाया जाता है। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट की बात होती है, यानी इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सारे वो प्रयास एक साथ एक जगह लगा देना कोस्टल एरियाज को मैनेज करने के लिए, जिसकी मदद से हम वहां पर कोस्टल एरिया का कंजर्वेशन कर सकें, जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनको हम बैलेंस कर सकें, और साथ ही साथ वहां रहने वाली जो भी लोग हैं उनकी लिवलीहुड, उनके जीविकोपार्जन में मदद भी कर सकें। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो आपको अदर ब्लू इकोनॉमीज में दिखेंगी। और सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, ओशन के केसेस में आप सब जानते हैं ओशन में अच्छी खासी सैलिनिटी होती है, तो हम उन एरियाज में डीसैलिनेशन प्लांट्स भी लगा सकते हैं, और ओशन के पानी के अंदर के जो सॉल्ट होते हैं उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जिसे हम डीसैलिनेशन भी कहते हैं। सो डीसैलिनेशन का मतलब हो गया रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम द वाटर। और इस डिसैलिनेशन के लिए जल्दी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसका नाम है प्रतिलोम प्रसारण, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअल में होता क्या है आपको बताऊं, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धवायगम झिल्ली का यूज किया जाता है, जिसे आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां समझने के लिए। ओके, यहां आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं समझने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है। अब एक काम कीजिए, यहां पर आप एक ओशन का वाटर रख लीजिए, यानी सॉल्ट वाटर है जिसमें सैलिनिटी घुरी हुई है, यानी अशुद्धि है। इस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाए, जो एक प्रेशर अप्लाइड किया जा रहा है, और इधर हमने क्या किया है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया है जिसकी मदद से ऑस्मोसिस संभव हो सकता है। ओके, जब हम यहां से प्रेशर डालते हैं तो इस मेम्ब्रेन से वाटर होकर निकल जाता है और सॉल्ट यहीं पर रुक जाता है, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल जो होते हैं, जो सॉल्यूट होते हैं, जो विलायक होते हैं, है ना, सॉरी, जो विलेय होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स वो यहीं पर रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है उसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं इस मेम्ब्रेन में, जो सिर्फ वाटर को अलाउ करते हैं। वाटर को इसलिए अलाउ करते हैं क्योंकि वाटर का डायमीटर छोटा होता है और सॉल्ट का डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए वाटर निकलता चला जाता है। ये एक रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है, जहां पर आप देखें यहां पर वाटर दिख रहा है, सॉल्ट की मात्रा काफी हद तक रुक गई है। और ये एक तरीका हो गया, आप डिसैलिनेशन प्रोसेस की बात भी करते हैं इस डीप ओशन मिशन में, पानी को काफी हद तक साफ कर पहुंचाने के लिए। इससे फायदा क्या हो जाता है, डिसैलिनेशन प्लांट से फायदा क्या हो जाता है कि अब हम लोगों की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पर किसी भी तरह का कोई डिपेंडेंसी नहीं हो जाता है। अब हमारे पास क्लाइमेट में और किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या किसी भी तरह की कोई अवेलेबिलिटी या वगैरह नहीं रहता है तो हम फिर भी वाटर को ले सकते हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है अगर बारिश होती है तो नीचे वाटर टेबल अच्छा होता है, कम डेप्थ में मिल जाता है। तो अगर इस तरह की डिपेंडेंसी या क्लाइमेट पर अब हम डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अब हम अगर ओशन से इस तरह के रिवर्स ऑस्मोसिस करके पानी के शुद्धिकरण कर सकते हैं, तो आगे वाले भविष्य के लिए वाटर की क्वालिटी और वाटर के प्रॉब्लम्स को काफी हद तक उसका निपटान कर सकते हैं। और इस तरीके से आप देखिए तो एक पोर्टेबल वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर जो है, आपके पास तक उसकी सप्लाई हो सकती है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो फ्रेश वाटर सप्लाई का जो प्रेशर है वो राष्ट्र पर कम हो जाएगा अगर इस तरह के मिशन आगे सक्सेसफुल होते हैं। यहां पर बात करनी है डीप मेटेलिक, है ना, यहां पर स्पेशली बात करनी हम लोगों को पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में। ओके, स्पेशली बात करनी है पॉलीनोड्यूल्स के बारे में। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एक्चुअल में होते क्या हैं जरा समझिएगा। ठीक है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में क्या क्या चीजें आती हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में आयरन मैग्नीज ऑक्साइड्स जो वहां डिपॉजिट है, जनरली इनके शेप वेप्स की बात करें तो पोरस होते हैं, ब्लैक होते हैं। ओके, जो जनरली इनके साइज की बात करें लगभग 2 से 10 सेंटीमीटर डायमीटर के पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वहां पर ओशन बेड पे देखे जाते हैं।
ओके इवन ऐसा कहा जाता है जो ओशन के अंदर जो ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, उनके हॉट मैग्मा वगैरह होते हैं, उनसे इन चीज़ों का डिस्चार्ज होता है और ओशंस वगैरह में ये काफ़ी हद तक फैल जाते हैं। एक मिनरल की तरह उनका एक पाथ, एक रास्ता होता है जो वहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं। इन मेजर कंपोनेंट्स में जो या तो ज्वालामुखी जो ओशन के अंदर है उनसे निकल रहा है, उनके उद्गार से, इनमें आयरन, कोबाल्ट, निकेल और मैग्नीज होते हैं। ओके और इनका बहुत ज़्यादा, इवन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें कुछ अदर वैल्यूएबल मिनरल्स भी होते हैं, जिनमें गोल्ड आपको मिल सकता है, सिल्वर आपको मिल सकता है, जिंक आपको मिल सकता है, ये भी यहाँ पर मिलते हैं। और इसके अलावा कुछ रेयर अर्थ मेटल भी होते हैं जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में इनके साथ ही यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और डिफरेंट गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह में प्रयोग में लाया जाता है। ओके प्रयोग में लाया जाता है। तो ये पूरे का पूरा डीप ओशन मिशन था, जिससे जुड़े जितने भी डायमेंशंस थे मैंने आपके साथ यहाँ चर्चा कर लिया है। बाकी जो मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूँ, इस बुक को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की बुक है जो मैग्रा हिल से पब्लिश होती है। बाकी स्टैटिक पार्ट्स और करंट्स जितना हो सकता है उस बुक में पूरा का पूरा कवर किया गया है। उसके अलावा जो करंट अफेयर से रिलेटेड इश्यूज हैं मैं यहाँ पर आपके साथ कवर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए लेक्चर के साथ, किसी नए करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। बाय।